नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IAS20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना बात करने वाले हैं आरबीआई के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आखिर क्या जरूरत पड़ी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, है ना। 19वीं शताब्दी में यानी कि 20वीं सदी में जो है 20वीं सदी की बात कर रहे हैं, वहां पर रिजर्व बैंक आरबीआई बनाने की जरूरत क्यों पड़ी उस समय अंग्रेजों को। क्या आखिर जरूरत थी आरबीआई की, आरबीआई की स्थापना की गई तो क्यों की गई, उसका रीजन क्या था। देखिए, तो यहाँ पर इस चीज को समझना जरूरी, एकदम हम बेसिक से इसको समझाएंगे। आपको इसके बारे में संपूर्ण बातें जो है बताने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि आखिर आरबीआई की स्थापना क्यों की गई, कब की गई, जरूरत क्या पड़ी थी, और फिर इस तरह से और कौन कौन सी चीजें, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, है ना, मुख्यालय कब चेंज किया गया, बहुत सारी बातें हैं और ये क्यों चेंज किए गए, इनके सब के रीजन आपको सब चीजें समझ में आएंगी आपको। तो आरबीआई के बारे में लगभग इसका पूरा बैकग्राउंड आप समझ जाएंगे इस वीडियो के अंत तक, और ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वीडियो होगा, आप लोगों को हम यहाँ पर बता दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए भैया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत की एक केंद्रीय बैंक है और दुनिया के हर देशों में लगभग एक सेंट्रल बैंक होती है, यानी कि केंद्रीय बैंक होती है। उसका काम क्या है कि देश भर में मुद्रा विनिमय को संभालना, बैंकों पर नियंत्रण रखना, मौद्रिक नीति तैयार करना, बैंकों के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को तैयार करना, इन सारे वर्क को करने के लिए जो है कौन है, आरबीआई है। और यह अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय होता है, अधिनियम के माध्यम से जो है इसकी स्थापना की गई थी। चलिए देखिए भैया, 1920 से बाद अगर देखें तो यहाँ पर इसकी बनने की जो है भूमिका तैयार होने लगी थी आरबीआई की। 1920 में जो है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, इस पर एक कमीशन बैठाया गया था। 1926 में इसने जो है अपनी रिपोर्ट दी थी। रॉयल कमीशन जो था आपका, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, है ना, भारतीय मुद्रा और वित्त पर जो एक रॉयल कमीशन का गठन किया गया था, इसी को आप हिल्टन यंग आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो 1926 में हिल्टन यंग आयोग या फिर रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इस आयोग ने जो है अपनी सिफारिश दी और इस सिफारिश में इन्होंने बताया कि देखो भैया, एक सेंट्रल बैंक की आवश्यकता है और सेंट्रल बैंक की आवश्यकता किस तरह से एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए, उसमें कौन कौन से प्रावधान किए जाए। तो पहला तो प्रश्न भी बन जाता है कि कौन से आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, और इसी को हिल्टन यंग आयोग भी कहते हैं, तो इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। चलिए, यहां पर अगर देखा जाए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक पुस्तक है जिसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उस पुस्तक में बहुत सारी बातें आरबीआई के बारे में बताई गई हैं। उस पुस्तक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस आरबीआई नामक संस्था के बनाने में। उस पुस्तक का नाम था, जो बी आर अम्बेडकर की पुस्तक थी, उसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। एक बार फिर से बता दें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुस्तक कौन थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। तो ये जो पुस्तक थी भैया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखी थी और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने रॉयल कमीशन को सौंपी ये पुस्तक, और इसके माध्यम से जो है आरबीआई की स्थापना के बारे में जरूरत बताई, किस तरह से स्थापना करनी है, कैसे काम करेगा, किस तरह से देश के अंदर वित्त व्यवस्था को मैनेज करेगा। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई और इसके साथ साथ में यहां पर एक बिल भी प्रस्तुत कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1927 में। 1927 में आरबीआई बनाने का एक प्रस्ताव यानी कि एक विधेयक भी प्रस्तुत हो चुका था। और लगे हाथ इसके आगे आने वाले दिनों में क्या हुआ था भैया, यहां पर देखना, 1927 में इसका बिल गया था। अभी ये बात ध्यान रखना, आगे आने वाले दिनों में क्या होता, 1929 में यूरोप में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। बात समझना, यूरोप में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी और उस आर्थिक मंदी का प्रभाव भाई साहब जो है प्रभाव बहुत सारे देशों पर पड़ा था। जैसे भारत पर भी पड़ा था, उनमें से भारत भी एक देश था जिस पर यूरोप की जो मंदी थी उसका प्रभाव पड़ा था, और अमेरिका, बहुत सारे देशों में प्रभाव इसका गया था, क्योंकि यूरोप उस समय आर्थिक महाशक्ति हुआ करती थी। बात समझना आप दोस्तों, यूरोप में बहुत सारे अमीर देश जो है ना वो उस समय हुआ करते थे। अमेरिका तो ये बाद में फिर पावरफुल बना है, उस समय यूरोप ही सबसे पावरफुल था। यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश थे, अधिकांश देश पावरफुल हुआ करते थे। तो भैया, यूरोप में जो आर्थिक मंदी आई, दुनिया भर में प्रभाव पड़ा, तो उसके लिए भैया क्या किया गया था, यहाँ पर केंद्रीय बैंक जांच आयोग का गठन किया गया। इस केंद्रीय बैंक जांच आयोग ने भी सिफारिश की थी कि प्रत्येक देश में लगभग एक केंद्रीय बैंक होनी चाहिए जो उस देश की वित्त व्यवस्था को, वहां पर आने वाली मंदी को संभालने का और उसका पूर्वानुमान करने का काम करेगा। तो इतनी सारी बातें जो है भैया यहाँ पर एक साथ हो गई।
और इसके अलावा एक रीजन और था कि दुनिया भारत में अगर हम देखें तो अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग क्षेत्र थे, तो राजाओं की कुछ लोकल मुद्राएं चलती थी, तो विनिमय में प्रॉब्लम होती थी क्योंकि किसी राजा की मुद्रा जो है कमजोर होती थी, किसी की महंगी होती थी, मजबूत होती थी, तो उस आधार पर भी समस्याएं आ रही थी। बात समझना। तो ये सारे कारण थे कि एक केंद्रीय बैंक आरबीआई बनाया जाए जो कि सभी मुद्राओं की जगह एक अपना मानक सिक्का जारी करेगा, मानक नोट जारी करेगा, जिसकी वैल्यू समस्त भारत में एक ही होगी। बात समझ में आ रही है भाई साहब? तो ये चीज, ये जरूरत थी। हम पहले तो यही बता रहे हैं कि आरबीआई बनाने की जरूरत क्यों थी, तो इतने सारे जो कारण बताए ये सब जरूरतें थी आरबीआई बनने की। यूरोप में आई मंदी, भारत में अलग अलग प्रकार के सिक्कों का चलना, और इसके अलावा जो आपका रॉयल कमीशन यानी कि हिल्टन यंग आयोग गठित किया गया था भारतीय मुद्रा और फाइनेंस पर, तो इसकी सिफारिशें, है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुस्तक, ये सब क्या थे भैया, ये सब रीजन थे कि आरबीआई की स्थापना करने की यहां से भूमिका बनने लगी। 1927 में इसका बिल पेश हुआ था वहां पर, और इसके बाद 1934 में यह बिल जो है, देखिए 27 में पेश हुआ, यहां पर लगभग 7 साल लग गए इस बिल को पास होने में। 7वें साल जो है यह बिल पास हो गया 1934 में, है ना, 34 में पास हो गया यह बिल। आपको हम यहां पर बात बता दें, और आरबीआई एक्ट बन गया। जब बिल कोई पास हो जाता है तो आरबीआई वो फिर एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, तो इसको कहा गया आरबीआई एक्ट 1934। क्या नाम दिया गया भैया? आरबीआई एक्ट 1934। और इसी आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से जो है सभी बैंकों पर, भारत की पूरी मुद्रा व्यवस्था पर, है ना, विनिमय व्यवस्था पर सब कुछ नियंत्रण रखता है आरबीआई इसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट कब पारित हुआ था? 1934। फिर 1934 में आरबीआई एक्ट बन गया, आरबीआई की स्थापना हुई, लेकिन आरबीआई ने काम करना जो प्रारंभ किया वो किया 1 अप्रैल 1935 से। 1 अप्रैल 1935 से भाई साहब आरबीआई ने काम करना प्रारंभ किया, देश में वित्त व्यवस्था को संभाला, है ना, देश में जो मुद्रा के अलग अलग प्रचलन थे उनके लिए एक मानक सिक्का जारी करने का काम किया, क्योंकि इसको सिक्का जारी करने का अधिकार था। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1935 से यहाँ पर एग्जाम में भी पूछा जाता है आपसे। अब इसके बाद देखो, शुरुआत में इसका मुख्यालय जो रखा गया था, हेडक्वार्टर, वो कलकत्ता में रखा गया था, कोलकाता में इसका मुख्यालय रखा गया था आरबीआई का, लेकिन यह ज्यादा समय तक वहां नहीं टिका। इसके बाद इसके मुख्यालय को जो है चेंज किया गया और मुंबई ले जाया गया, जो कि वर्तमान तक 1937 से लेकर आज तक आरबीआई का मुख्यालय वहीं पर है। और मुख्यालय का मतलब सीधा सा आप समझे कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो उसी मुख्यालय में बैठते हैं, वहीं से जो है पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं, सभी बैंकों पर नियंत्रण स्थापित करने का काम करते हैं। बात समझ में आ रही है भाई साहब? तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, इसके पहले नंबर पर गवर्नर कौन बनाए गए, यहां से भी बातें जो है आपसे पूछ ली जाती हैं। इसके प्रथम गवर्नर कौन बने, तो देखिए भैया, ओसबर्न स्मिथ जो है आरबीआई के पहले गवर्नर थे। ये अंग्रेजी थे, है ना, अंग्रेज थे एक प्रकार से कहा जाए, ओसबर्न स्मिथ, तो ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। इसके बाद अगर हम देखें, एक मिनट थोड़ा सा रुक लीजिए आप लोग। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो आरबीआई की जो पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे। इसके बाद भारत का पहला गवर्नर कौन था, ये भी आपसे जो है प्रश्न पूछा जाता है, भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो देखिए, भारत का जो पहला गवर्नर बना वो थे सीडी देशमुख साहब। सीडी देशमुख साहब 1943 में 1943 में भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर बने थे। प्रथम भारतीय आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख 1943 में बने थे। इसके बाद चूंकि यह एक निजी संस्था के रूप में स्थापित हुआ था, निजी बैंक के रूप में स्थापित हुआ था, सेंट्रल बैंक जरूर था लेकिन निजी व्यक्तियों का इसमें स्वामित्व था। इसके बाद जब देश आजाद हुआ, भैया यहाँ पर याद रखना, जब देश आजाद हुआ तो बात आप ध्यान रखना, आजादी के बाद सोचा गया, सरकार ने सोचा कि अब हमें इस सेंट्रल बैंक को यानी कि आरबीआई को निजी हाथों से हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार को केंद्रीय बैंक पर कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि देश में डेवलपमेंट करना है तो बैंकों पर नियंत्रण आवश्यक है। तो आरबीआई पर नियंत्रण यहां पर भैया रखा गया, है ना, और उसके लिए जो है 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जनवरी 1949 को, 1949 को आरबीआई का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, तो ये राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ 1 जनवरी, है ना, और 1 अप्रैल 1935 से काम करना प्रारंभ किया। पहले गवर्नर कौन थे, ओसबर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख जी थे। एक्ट कब पारित हुआ, 1934 में। इसका बिल कब पेश हुआ था, 1927 में, है ना। पुस्तक कौन थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, तो है ना, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, है ना, ये पुस्तक थी।
है ना। और इसके अलावा कौन सा आयोग था जिसकी सिफारिश पर इसका गठन किया गया, तो हिल्टन यंग आयोग या फिर रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, तो ये आयोग था। बात समझ में आ रही है। तो इस आयोग और इस सन से जो हमने डेट बताई है, यहां से पूरा इसका इतिहास जो है 1949 तक हमने आपको ले जाकर के पहुंचा दिया है। इसके काम क्या है, देश में वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण करना, है ना, इस मुद्राओं को जारी करना यानी कि करेंसी जारी करना, देश में महंगाई को कंट्रोल करना, महंगाई न ज्यादा बढ़े और बहुत ज्यादा अचानक से कम भी ना हो पाए ना, ग्राहकों पर कोई बैंकों के माध्यम से नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, है ना, बैंकों के लिए मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक और साख नीति तैयार करना, ये सब आरबीआई के क्या भैया, ये सब आरबीआई के जो है कार्य हैं। तो इतना हमने यहाँ पर बैकग्राउंड के बारे में, आरबीआई के बारे में बातें की हैं। आरबीआई का एक निदेशक मंडल होता है। अगले आने वाली वीडियो में हम निदेशक मंडल के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन होते हैं, इसमें कितने गवर्नर होते हैं। जैसे हमने बता दिया कि एक गवर्नर होता है जो मुख्य है और 4 क्षेत्रीय गवर्नर होते हैं यानी कि, है ना, डिप्टी गवर्नर करके। तो इस तरह से अलग अलग, और फिर इसमें सरकार के भी कुछ लोग आते हैं, है ना। तो सरकारी निदेशक मंडल होता है, गैर सरकारी निदेशक मंडल होता है। 2 तरह से यहाँ पर इसके निदेशक मंडल जो है यहाँ पर काम करते हैं। और इन आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल भी 4 साल का होता है। वर्तमान में शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर है, क्योंकि एक गवर्नर 2 बार भी बन सकता है, ये बात भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। तो इतनी बातें दोस्तों हमने इस वीडियो में बातें की हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए भाई साहब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।